हेलो बच्चों, तो ये है क्लास 8 का साइंस का एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एमपी बोर्ड बुक। तो ये है पार्ट 2 बेटा, और इसके पहले का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने यहाँ पर फिनिश किया था। मैं आपको डेजर्टिफिकेशन समझा चुकी थी कि क्या होता है। अब हम इसके आगे अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो होता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बड़े स्केल में फॉरेस्ट को कट कर देना, जंगलों को काट देना, उसे ही हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लेड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। फॉरेस्ट में पेड़ जो होते हैं बेटा, वो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो मिट्टी को होल्ड करके, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी पानी नीचे जाता है मिट्टी के, तो ये जड़ें क्या करती हैं, पानी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब, ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी के अंदर सीप होने में, एब्जॉर्ब होने में मदद करती हैं, ठीक है। अब अगर जड़ें ही नहीं रहेंगी तो इससे क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी की, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। अब जो मूवमेंट है पानी का, ठीक है, सरफेस से मिट्टी के अंदर जाना, वो क्या हो जाएगा, वो मूवमेंट रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, बाढ़ आएंगी, क्योंकि पानी जो है सीधा सीधा सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, सीप नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो सीधा सीधा बहता जाएगा, ठीक है। पानी, नदियों में पानी मिल करके नदी जो है उनका लेवल बढ़ जाएगा, उनका रिवर का लेवल बढ़ जाएगा। इससे क्या हो सकता है, इससे बाढ़ आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एट्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये तो थी पानी की बात बेटा। अब जब हम पेड़ काटते हैं तो इससे मिट्टी की जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उनका कंटेंट कम हो जाता है, मिट्टी का टेक्सचर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। टेक्सचर मतलब जब हम मिट्टी को छूते हैं तो वो किस तरह की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज हो जाती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा हम। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। क्लास 7th में आप लोग ये चीज़ें देख ही चुके हैं कि हमें पेड़ों से, हमें जंगलों से कितने प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, ओके, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें फॉरेस्ट से। आगे देखते हैं। एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हाउ, लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। एनिमल लाइफ जो है बेटा, मतलब जंगली जो जानवर हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या उन्हें भी फ़र्क पड़ता है, और यदि पड़ता है तो आपको इन पॉइंट्स को अपनी क्लास में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं ही आपको बता देती हूँ बेटा, कि जब हम पेड़ काटते हैं, जब हम जंगल काटते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, एनिमल्स का घर है, वाइल्ड एनिमल्स का घर है। जब हम उनका घर काट देंगे, उनका घर तोड़ देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, ओके, वो तो दूसरी तरफ भागेंगे, यहाँ वहाँ भागेंगे, ठीक है। जब वो ह्यूमंस को देखेंगे तो उन्हें लगेगा ह्यूमन से उन्हें खतरा है, तो वो अटैक करेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या होता है फिर, इस तरह की जब हम देखते हैं कि जानवर जो है इंसानों को मार रहे हैं, तो वहाँ उस जानवर को मार दिया जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो हम जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो किस तरह से हम हमारे जंगलों को, हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। तो जब इन बच्चों को पता चला कि डिफॉरेस्टेशन के तो इतने इल इफ़ेक्ट्स हैं, इतने बुरे असर होते हैं, तो ये दोनों बच्चे परेशान हो गए और इन्होंने अपने टीचर से पूछा कि सर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं हमारे जंगलों को और हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिज़र्व क्या होता है।
तो बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट होता है बेटा हमारी मतलब हमारी अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, पानी है, हवा है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या तो फिर बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी को हम और इजी वर्ड्स में क्या बोलेंगे? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ओके, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो सब क्या कलेक्टिवली बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं और उनके बीच इंटर रिलेशनशिप है। ओके, जैसा कि हमने फूड वेब या फूड चेन में देखा ही है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इन बच्चों के जो टीचर हैं प्रोफेसर अहमद, इन्होंने एक विज़िट ऑर्गेनाइज़ किया। एक जगह ये लोग घूमने गए। कहाँ पर गए घूमने? बायोस्फीयर रिज़र्व। ओके, और कहाँ किधर पर है ये बायोस्फीयर रिज़र्व? ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व, मध्य प्रदेश में। ओके, he knows that plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats। स्पेशली यहाँ पर ही क्यों इनके सर ने ज़ू विज़िट ऑर्गेनाइज़ किया? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो ठीक वहीं वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पर भी पाए जाते हैं? हिमालय के पहाड़ों की चोटियों पर और लोअर वेस्टर्न घाट्स पर पाए जाते हैं। इसीलिए ये लोग स्पेशली पचमढ़ी रिजर्व गए। ठीक है, नाउ प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। इनके प्रोफेसर का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो बाकी जगहों से अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी को रिक्वेस्ट किया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों को घुमाने लेके चलें और बच्चों को गाइड भी करें। ठीक है, he explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। इन्होंने समझाया बच्चों को कि इस तरह के एरियाज़ को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, संपदा है ये। ओके, और हमें इस अपनी राष्ट्रीय संपदा को सुरक्षित रखना चाहिए, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। माधव जी ने बच्चों को बताया कि हमारी पर्सनल एफ़र्ट्स तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारी मदद करते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करती है हमारे इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को सुरक्षित रखने में। ओके, तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इन जंगलों की देखरेख करती हैं। गवर्नमेंट इन जंगलों की देखरेख के लिए रूल्स बनाती है, कानून बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है ताकि ये जंगल जो है सुरक्षित रह सकें। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं बेटा जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सुरक्षित रह सकते हैं। ओके, तो बेटा हम यहाँ पढ़ रहे थे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ये हम देख लेते हैं। फ्लोरा एंड फौना में आप क्या होता है बेटा? फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है और फौना मीन्स एनिमल्स होता है। ठीक है, तो हमारे फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाते हैं, सुरक्षित एरियाज़ रिज़र्व करते हैं, और इन्हीं एरियाज़ को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं, नेशनल पार्क्स कहते हैं, बायोस्फीयर रिज़र्व कहते हैं। ओके, प्लांटेशन हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज़, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। तो इन सारे एरियाज़ में पेड़ लगाना हो चाहे क्रॉप्स उगाना हो, खेती बाड़ी हो, जंगली जानवरों को घास चराना हो, पेड़ काटना हो, शिकार करना हो, पोचिंग मतलब जानवरों को पकड़ना हो, ये सब कुछ यहाँ पर मनाही होती है इन कामों की। ठीक है, अगर फिर भी ये काम हम करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है इलीगल एक्टिविटी ये सब कुछ कहलाता है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जानवर बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से रह सकते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क ऐसे एरियाज़, नेशनल पार्क भी सेम वही एरियाज़ हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है हमारी फ्रीली रह सकती है।
बायोस्फीयर रिजर्व ये और बड़े एरियाज़ हैं जो कि बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं बेटा, जहाँ पर हमारे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल रिसोर्सेज हो गए, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, इवन जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो भी इन एरियाज़ में रहते हैं। तो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेटा काफ़ी बड़े एरियाज़ होते हैं। ओके तो बच्चों ये वाला टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ओके, थैंक यू।